हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आज मैं आपको जो राजस्थान के जनरल नॉलेज इन एवरीडे साइंस है, उसका मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, वो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उसके अंदर उसका 40% का भी 20% है। मतलब पूरे पेपर का 8% हिस्सा आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है। तो उसमें से भी मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो राजस्थान से आती है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वाला पार्ट मैं आज आपको कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। राजस्थान में किस तरह के प्रश्न आते हैं, राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान की सिविक्स है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी, उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो मैं इस तरह आपको डिटेल में एक एक चीज़ का एनालिसिस करके बताऊंगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत मतलब एक अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपको जीके की तैयारी करनी है। देखिए, जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। आप जीके को मतलब ऐसा नहीं है कि 5 दिन में तैयार कर लोगे, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम में अधिकतम आप जो है अपना सिलेबस पूरा कर सके। तो ठीक है, उसी के साथ हम शुरू करते हैं और मैं सीधा मॉक टेस्ट पे चलता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट उठाया है। मेरे पास मैंने इस वक्त RSM SSB की एक बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की, तो उसका मेरे पास उसकी ऑनलाइन कॉपी पड़ी है मैगज़र ऐप पे, तो मैंने उसका यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। तो हमें पता चल गया कि बांसवाड़ा या डूंगरपुर में से इसका उत्तर तो बांसवाड़ा या डूंगरपुर होगा, पर ये चारों ऑप्शंस में दे रखा है। तो ठीक है, हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है जैसलमेर से होकर गुजरता है। तो जैसलमेर से होकर गुजरता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बांसवाड़ा एवं जैसलमेर। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ए। मैं आपको एडिशनल जानकारी भी दे देता हूँ इसकी। बांसवाड़ा जो है उसको राजस्थान का चेरापूंजी भी बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए। और उसके अंदर जो कुशलगढ़ एरिया है ना, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ एरिया, कुशलगढ़ तहसील है एक्चुअली, उसके उससे होके गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। और इसके अलावा बांसवाड़ा के अलावा डूंगरपुर में है, डूंगरपुर के जो दक्षिणी भाग है उससे टच करके निकलती है कर्क रेखा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थार मरुस्थल के बालुका स्तूपों के कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो जाती है कहलाती है। तो ठीक है, ये मान लो ये, एक सेकेंड, था जो बालिका स्तूप किस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है। ये बालिका स्तूप हो गए। तो इनके बीच में जो ये पानी इकट्ठा हो जाता है ना, बालुका स्तूप के अंदर बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं मरहो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मरहो। अब आपको अदर्स के भी बता देता हूँ। ऊसर मतलब होता है बंजर जमीन। खड़ीन मतलब होता है आपका जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं ना, वहाँ पे वर्षा के जल को संग्रहित करके कृषि के लिए और अन्य कामों के लिए यूज में लेते हैं, उसको खड़ीन बोलते हैं। बाकी अगर आप लक्ष्य की बुक में देखोगे तो उसमें खड़ीन का मतलब बता रखा है जो छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, तो उसके उन छोटी छोटी झीलों को भी खड़ीन बोलते हैं, मरुस्थल के अंदर जो झीलें होती है ना। तो इस तरह आपको दो तीन जगह दो दो तीन अलग अलग तरह के वो मिलेंगे इसके डेफिनेशन। तो वैसे तो मैं लक्ष्य की बुक को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं, ऑप्शन देख के पता लगा सकते हैं। अब विकीपीडिया पे लेकिन खड़ीन का मतलब ये दे रखा है कि आप जो राजस्थान के अंदर जो कृषि करते हैं मरुस्थलीय एरिया में, तो उसको पानी इकट्ठा करने की तकनीक होती है और ये पालीवाल ब्राह्मणों ने 15वीं शताब्दी में स्टार्ट करी थी। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। पार्लर का आप मतलब मीठा पानी होता है वैसे तो। अगर इसका कोई अदर मतलब होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो अगर हम मरुस्थलीकरण की बात करें, तो मरुस्थलीकरण क्यों होता है, एक तो सूखे की वजह से होता है। दूसरा एक मरुस्थलीकरण होता है जब इंसान जो होते हैं ना, उसका लालच, तो लालच के चक्कर में क्या होता है, हम वृक्षों को काटते हैं और पशुओं के लिए चारागाह का निर्माण कर देते हैं, और पशु क्या होते हैं फिर चारागाह को पूरा खा लेते हैं।
वहाँ की वनस्पति नष्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वन वन खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, मरुस्थल का प्रसार हो जाता है। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण, मृदा और जल का अनुचित प्रबंधन, इसके कारण जो है मरुस्थल का ज्यादा प्रसार हो जाता है। ठीक है, ओके, अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। राज्य में मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के संबंध में दिए गए निम्न निम्न चार तथ्यों में से सही तथ्य कौन से हैं? ठीक है, अब चार तथ्य पढ़ लो फटाफट। इस क्षेत्र में मुख्यतः नीस क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, शिस्ट एवं चूने के पत्थर की चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यार पत्थर, चूने के पत्थर वगैरह तो मिल ही जाएंगे, ग्रेनाइट वगैरह तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आप इसको तो इस तरीके से अज्यूम करके सही चल ही सकते हैं। और अगर आप नीचे देखो, ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन चारों में है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की दिशा के समानांतर है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, वैसे ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, यह पर्वतमाला पूरे राजस्थान के मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर अरावली पर्वतमाला ना हो तो मरुस्थल का प्रसार बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन अरावली पर्वतमाला की वजह से मरुस्थल का प्रसार नहीं होता है। ठीक है, अब हम चौथा देखते हैं। जो ये जो आप ऑप्शन देखो, इस भूभाग में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है, नहीं, ये गलत सेंटेंस है। यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक नहीं होता, तो चौथा वाला गलत है। तो चौथा वाला किस में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पूछा है सही कौन कौन से है, तो सही 1 2 3 है, चौथा गलत है, चौथा नहीं आना चाहिए, तो इसमें बी में नहीं आ रहा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, अब देखो जलवायु है, राजस्थान के भौतिक विभाग है। आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में जलवायु है वो मेजरली किस तरह बांटते हैं हम, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र और शुष्क। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र होगा वो तो 100% बहुत ज्यादा शुष्क होने वाला है, तो ए में तो आपको पहला उत्तर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो यार, ए में पहला 3 जगह आ रहा है। ठीक है, बी वाला तो वैसे कट गया, जो ये बी वाला है ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें तो फोर्थ आ रहा है और ए में हमें पता है कि पहला आएगा, तो ए का तो हमारा मैच हो गया। दूसरा है दक्षिण पूर्वी पठार, आपको पता है दक्षिण पूर्वी पठार जिसको हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। ठीक है, मैं भी आपको मैप में भी दिखाऊंगा दक्षिण पूर्वी पठार कहाँ पे होता है। तो हाड़ौती के पठार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो उस एरिया को बोलते हैं अति आर्द्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरी ह्यूमिड। ठीक है, वेरी ह्यूमिड। ठीक है, आर्द्र मतलब नॉर्मल ह्यूमिड जो होता है हमारा, और पूर्वी मैदानी भाग होते हैं ना वो आर्द्र होते हैं। तो इसका कैसे लगाऊं, तो पूर्वी मैदानी भाग होगा तो इसका तो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, और आपका जो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है, तो मध्यवर्ती बी का आपके फोर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी का फोर्थ किस में आ रहा है, बी का फोर्थ आ रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है, और फिर सी का क्या हो जाएगा आपका उप आदर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठार क्या हो जाएगा, अति आदर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप मैच कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उत्तरी का सीधा ही आ जाएगा। तो ये आपका जो है सूची 1 से सूची 2 का मिलान हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाड़ौती एरिया और ये सब एरिया क्या है, हाड़ौती का पठार वगैरह। तो इसके लिए मैं आपको सीधा गूगल पे ले चलता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से मैप ओपन कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा मैप। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये है हाड़ौती का पठार। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस एरिया के अंदर। दूसरा है ये एरिया हमारा। ठीक है, ये है पूर्वी मैदान, ये आपका दिख रहा है, ये जयपुर आ गया, ये वाला एरिया। ठीक है, अब ये अरावली का, जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र वो है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसको बोलते हैं, यहाँ पे मतलब मध्यम वर्षा होती है। ठीक है, और ये एरिड आ जाता है, सूखा वाला प्रदेश। अर्ध शुष्क ये आ जाता है और ये पूरा शुष्क आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आप इस तरह मैप से भी याद कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो अब हम वापस हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं।
5th हो चुका है, हम 6th पे चलते हैं। 6 में है, जूम कर लेता हूँ मैं इसको, और कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, लू राज्य में कीश में तुम्हें चलने वाली पवनी, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, बिल्कुल ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है। बबूल या वायु चक्रवात, ये भी सही है। बरखान ना, बरखान इसको नहीं बोलते। ठीक है, तो बरखान किसको बोलते हैं? बरखान होते हैं जो रेगिस्तान में रेत के अर्ध चंद्राकार, ठीक है, ऐसे ये टीले होते हैं ना, ये इनको बरखान बोला जाता है रेगिस्तान के अंदर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बरखान। ये रेत किस तरह टीले बन जाते हैं रेगिस्तान के अंदर, तो इनको बरखान बोला जाता है। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं पूरा जूम कर लेता हूँ। सुमेलित कीजिए भाई, प्राकृतिक प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। ठीक है, अब देखो, सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान में क्या होगा? ऑब्वियसली रेगिस्तान है, राजस्थान रेगिस्तान है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, राजस्थान इज रेगिस्तान। ठीक है, तो ए का क्या आ जाएगा? ए का 4th आ जाएगा, तो ए का 4th 3 जगह है। अब दूसरा क्या बोलेंगे? इसके बाद आपको पता है कि यार, जहाँ आदमी सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? अपने मैदानों में रहते हैं, तो हमारे रेगिस्तान के पास सबसे ज्यादा मैदान होंगे, तो बी का क्या आ जाएगा? 2nd, तो ए का 4th, बी का 2nd। ठीक है, तो 7th में फिर क्या बचा फिर आपका? तो 7th में क्या आना चाहिए फिर इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा। 7th में इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वाला। ए का हो जाएगा 4th, और आपका बी का हो जाएगा 23। मध्यवर्ती पठारी पहाड़ी क्षेत्र कितने? पहाड़ी क्षेत्र 9%, और दक्षिण पूर्वी पठार है 7%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आपको कई कई बुक्स में दक्षिण पूर्वी पठार 9% भी दे रखा होगा, जो कि गलत है बिल्कुल। दक्षिण पूर्वी पठार 7 पॉइंट समथिंग हो सकता है, पर 9 तो नहीं होगा। ठीक है, पूर्वी मैदान भी 23 पॉइंट समथिंग हो सकता है। यहाँ पे सब एवरेज लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि अगर आप देखो इन सबको टोटल करोगे ना, तो 100 बन जाएगा पूरा, 100 बनेगा ये पूरा। इसलिए ध्यान रखना, अ, आप एक लमसम आइडिया लेके चल सकते हो कि सबसे ज़्यादा होता है हमारा मरुस्थल, फिर मैदान, फिर पहाड़ी क्षेत्र, और फिर जो हाड़ौती का पठार है हमारा दक्षिण पूर्वी पठार, वो एरिया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य तथ्य नहीं है? ठीक है, तो थार मरुस्थल का देख लेते हैं अब। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, ये बिल्कुल सही बात है। थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल, ये सही है। यहाँ खड़ाल उत्तर पश्चिम से ना, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। बबूल धोकड़ा केर ये सब उगते हैं, बिल्कुल सही है। जलवायु बहुत विषम है, सही है। बाजरा मोठ बिल्कुल सही है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसका ढाल किस तरह मैं बताता हूँ। थार मरुस्थल का ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है इसका ढाल। तो ये आप याद रखना, इसका गलत उत्तर है, मतलब इसका जो सही उत्तर नहीं है तथ्य, वो बी है। तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इस तरह के प्रश्न कम ही आते हैं, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है, राजस्थान में कसार शब्द से क्या तात्पर्य है? अगर किस्मत खराब हो गई तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, वरना इस तरह के प्रश्न तो नहीं आएंगे। इसमें उत्तर वैसे बी होगा, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पे पायजामे वस्त्र को क्या बोलते हैं? इसको ब्रीचेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम बोला जाता है, इसको बिरजस, BIRJAS, बिरजस। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। अड़कनी, अणत, ओंगनिया, आंवला क्या है? ये सब भाई स्त्रियों के विभिन्न आभूषण होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी ज्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इसमें क्या है? राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य? भाई एक देसी खेल होता है अटकन बटकन। ठीक है, अब देखो, ये वाले क्वेश्चन आप किस तरह कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छा इसका आइडिया दूंगा।
आप इसमें पहला ऑप्शन पढ़ो, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करो। सोनार कहाँ है भाई? सोनार को तो सबको पता होता है भाई, जैसलमेर के गढ़ों को सोनार बोलते हैं। तो अगर सोनार जैसलमेर के गढ़ हो गए, तो आप देखो ए में सेकंड ऑप्शन है, और ए में सेकंड ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो भाई इसका उत्तर ये हो जाएगा। ए में दो आ रहा है, दो आ गया, और किसी में है नहीं, तो फिर हमें मिलाने की जरूरत भी नहीं है। तो सीधा सीधा देख लो, बी में थर्ड आएगा, मतलब गोस्वारो क्या होता है? किसी मद के आय व्यय का संक्षिप्त लेखा, ये गोस्वारो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? गोहिर हो जाएगा। सॉरी, गोहि घरुवो, घरुवो क्या होता है? घरुवो हो जाएगा आपका फोर्थ। विवाह में दीवार पर लिखे जाने वाले गीत। और गोहिर क्या हो जाएगा? गांव और मोहल्ले के बीच का खुला स्थान, ये हो जाएगा गोहिर, ये वाला। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इस तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको बताता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, इस तरह के प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो भाई, राज्यपाल पद पे नियुक्त होने के लिए जो योग्यता लिखी गई है, वो आपके अनुच्छेद 157 में लिखी गई है इसमें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 157 155 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब राज्यपाल के बारे में है। ठीक है, 157 भी राज्यपाल के बारे में है, एक 159 भी उसके बारे में है। ठीक है, पर ये योग्यताओं के बारे में नहीं है। ये 159 जो है ना, वो राज्यपाल जो शपथ लेता है, राज्यपाल की शपथ, शपथ के बारे में है। ठीक है, राज्यपाल की शपथ के बारे में होता है हमारा आर्टिकल 159। 136 और 138 ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो इसका तो आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 157। ठीक है, अनुच्छेद 157। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन देखना है। तो भाई, इसका सीधा सीधा आंसर ही हो जाएगा, महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। राज्यपाल महाभियोग से नहीं हटते कभी भी, आपने कभी सुना ही नहीं होगा। अभी मैं रिसेंट के एक एग्जांपल देता हूँ। जो किरण बेदी जी हैं, जो पौडुचेरी की राज्यपाल थी अभी, तो उनको राष्ट्रपति ने हटा दिया। तो उसके लिए महाभियोग का यूज नहीं करते, डायरेक्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है पद से। राष्ट्रपति के पास पावर होती है, राष्ट्रपति ही लगाता है, राष्ट्रपति हटा देता है। ठीक है, और राज्यपाल को जैसे पहले दो चीजें जब राज्यपाल की नियुक्ति करते थे, तो एक चीज और देखी जाती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। जो राष्ट्रपति जी होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेते हैं, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आप देखिए 16 क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, न तो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो अगर आपने 6 सप्ताह के अंदर उसको पास नहीं करवाया ना, तो वो अपने आप ऑटो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा अपने आप। ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाते हैं अध्यादेश। अध्यादेश को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जो होता है नल एंड वॉइड हो जाता है, मतलब वो निष्प्रभावी हो जाएगा। 17वें प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? तो ये सृजित हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब इससे अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? तो भाई, तीनों ही रही है। ये 2010 में रही थी, ये 2007 प्रतिभा पाटिल जी थी, ये तो हमारी प्रेसिडेंट भी बनी थी। ठीक है, तो ये 2007 तक रही थी। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और ये फिर 2012 से 14 तक ये रही थी मार्गरेट अल्वा जी। तो इसमें आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र के अली बख्शी ख्याल संबंधित है? तो भाई, अलवर के। ठीक है, और ये बनाया किसने था? अली बख्श। अली बख्श एक कलाकार थे, उन्होंने इस ख्याल को बनाया था। ठीक है, उनको रसखान बोलते हैं, अलवर का रसखान। रसखान। ठीक है, अलवर का रसखान भी बोला जाता है उनको। किसको? अली बख्श को। अली बख्श था उनका नाम, उनको अलवर का रसखान भी बोलते हैं, उन्होंने ये बनाया था। अब हम आते हैं अपने 20वें सवाल पे।
राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कालबेलिया से। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि गुलाबी गणगौर जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है? तो नॉर्थ द्वारा में उसको सबसे अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। तो असाहित्य, असाहित्य द्वारा रचित है वो। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें फंसते गए हैं बच्चे। देखो, नागौर और उदयपुर है ना, उनमें बहुत कम डिफरेंस है। अगर आप, एक होता है ना, देखो कैसे पता लगाते हैं कि कौन आगे है या कौन पीछे है, उसका पता लगाते हैं। देशांतर रेखा हो गई ये तो हमारी, ठीक है, और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक है, अब सपोज मेरा ये नागौर इस इतना हो गया, उदयपुर हल्का सा ज्यादा निकल गया, तो उदयपुर है जो इस साइड ज्यादा आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम पता लगाते हैं कि कौन कितना आगे पीछे है। ठीक है, तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पता लगाते हो कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ये तो आपको पता ही होगा, जीपीएस भी इसी टेक्निक पे काम करता है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? A B D C। सबसे पहले बूंदी है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर अब अजमेर होता है अपना, फिर हमारा नागौर होता है, और फिर उदयपुर होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो 23rd में उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है, अब हम 24th पे बढ़ते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, ये तो, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, जब मैंने आईए की एग्जाम दी थी, मुझे आज भी याद है, उसमें एक प्रश्न आया था, राजस्थान जो परिवहन निगम है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आया था और मुझे नहीं आता था ये। और इस स्थापना वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, भर भर के आते हैं। तो ये तो आपको रट के जाना है, राजस्थान कौन सा आयोग कब गठित हुआ था, इस तरह के प्रश्न आपको रटने हैं बिल्कुल। उसका मैं बता देता हूँ, राजस्थान परिवहन जो निगम है वो 1 अक्टूबर 1964 को गठित हुआ था, उसका गठन। और इसका आंसर जो है वो है 18 अप्रैल 2006। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। तो भाई, ये लागू हुई थी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस से, 2 अक्टूबर 2011 से। अब नेक्स्ट पे, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारा हो गया, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, मतलब पवन ऊर्जा, और सौर ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी हो गई, जो जमीन से हम गर्मी से बना लेते हैं बिजली वगैरह, तो जियो थर्मल एनर्जी होगी। तो ये सब होती है भाई साहब रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो लगातार मिलती रहती है हमें। तो उसको, इन सब राजस्थान में इस एनर्जी से रिलेटेड जितने भी काम वो कौन देखता है? तो वो देखता है भाई राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेटेड लिमिटेड। देखो, अगर आपको अंग्रेजी आती ना एक शब्द भी, गैर परंपरागत मतलब रिन्यूएबल होता है, तो आप तुरंत देख लेते भाई इसका आंसर ये होना चाहिए। तो राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, अंग्रेजी का भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी शब्दों को याद रखा कीजिए, ताकि आपको आसानी रहे, आप थोड़ा सा उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों आती है। मुझे इसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि मुझे दोनों अच्छे से आती है, अंग्रेजी और हिंदी। तो मुझे आसानी से कई क्वेश्चन मेरे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो जिला उद्योग केंद्र भाई 36 कार्यरत है। अब देखिए, 28वां प्रश्न आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। झालावाड़ आपको पता है, झालरापाटन कौन लड़ता है यहाँ से चुनाव? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी यहाँ से लड़ती है। तो ऑब्वियसली वो अपने यहाँ पे कुछ तो अच्छा काम करवाएंगी। तो उन्होंने विज्ञान पार्क है अपने ही एरिया में बनवा लिया। जयपुर हमारा, हमारी मेजर सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बनना ही था। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट था बी और सी में से, तो इसमें सही उत्तर होगा सी। ठीक है, तो 28वें में सही उत्तर हो जाएगा सी, जयपुर, नवलगढ़ और झालरापाटन। अब हम बढ़ते हैं हमारे 29th क्वेश्चन पे। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो भाई, सुनवाई का अधिकार।
ठीक है, ये राजस्थान में सबसे जल्दी आया था। सुनवाई का अधिकार राजस्थान ने 1 अगस्त 2012 में, ठीक है, सुनवाई का अधिकार राजस्थान में 2012 में ही स्टार्ट कर दिया था, 1 अगस्त से, सॉरी 2012 में। ठीक है, तो 1 अगस्त 2012 से सुनवाई का अधिकार अधिनियम राजस्थान में लागू हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार जीवन धारा बैंक, तो जीवन धारा बैंक हुआ था शिशुओं के लिए माता के दूध हेतु। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन पे आते हैं। तो 31st क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है। तो पहले तो सबसे पहले हमारा पधारो हमारा देश था। ठीक है, फिर चेंज करके सबसे पहले हमारे पधारो हमारा देश था, फिर उन्होंने कलरफुल राजस्थान करा था 2008 में। ठीक है, तो कलरफुल राजस्थान मतलब रंगीलो राजस्थान 2008 में करा। फिर इन्होंने लिख कर दिया जाने क्या दिग्विजय, बड़ा अजीब सा नाम दे दिया। ठीक है, वापस 2000 जनवरी 2019 में इसको पधारो हमारा देश को वापस बना दिया है हमारा लोगो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम चलते हैं 32वें प्रश्न पे। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो आप सोचिए 2 मिनट और बताइए, 10 सेकंड का वक्त है आपके पास, बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न और इसी तरह के प्रश्न आते हैं आईए में। ठीक है, तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, ये तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर, ये इसका उत्तर है। राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र अजमेर, ये कृषि अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सत्य एक ही है, वो 33वें में ए आंसर है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर में है। ठीक है, अब हम 35वें पे आते 34वें पे आते हैं, 34th पे। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है। तो भाई ये है हमारे, बताइए। तो इसमें आएगा थर्ड में। ठीक है, छबड़ा है सूरतगढ़ में। अब 24th पे आते 35 पे आते हैं। जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में, तो तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना। तो आपको देखो इसमें से अगर ऑप्शन हटाने हो ना, तो जयपुर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि यार जयपुर में तो जनजाति वैसे इतनी नहीं है पर इतनी नहीं है। सबसे ज्यादा जनजाति है बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि यार अगर कुछ खेल अकादमी बनानी है तो ऐसी जगह बनाएंगे ना जहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें पता चलेगा इसका आंसर उदयपुर हो सकता है। ठीक है, तो उदयपुर इसका सही आंसर है। तो इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है कि यार क्या हो सकता है एक्चुअल में। इस तरह आप सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। तो राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो उस टाइम में भाई महाराव कोटा को बनाया गया था। ठीक है, महाराव कोटा को बनाया गया था राज प्रमुख। अब हम आते हैं 37th क्वेश्चन पे। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी और वो कहाँ करी गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर जिले के भिनाए में हुई थी वो। ठीक है, सर इसका किसके लिए फेमस है भाई, बाघ के लिए फेमस है। वहां तो बना ही उसके स्टैचू बाघ के बने हुए हैं, बाहर देखोगे तो। पशु गणना 2003। ठीक है, पशु गणना 2003 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 144 एम डूंगरपुर। सबसे ज्यादा अपना डूंगरपुर में पशुओं का घनत्व। और 40वें प्रश्न पे आपका उत्तर हो जाएगा, ये घास की किस्में होती है, जो धामन करड़ और अंजन होती है, ये होती है घास की किस्में। ठीक है, तो ये मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, मैं किस तरह आपको और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ। मुझे आप है ना कमेंट सेक्शन में बता देना। और यार ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि यार मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो बनाने का। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप मैं नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा इसका। अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका अच्छा वीडियो और बनाऊंगा एक और। अगर नहीं आता है तो फिर मैं अपना डीबीएमएस वाला वीडियो स्टार्ट करूंगा।
ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।